हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस सप्ताह जो है आपको होली जो है मनानी है। होली का जो त्यौहार है वो इस हफ्ते पड़ रहा है, तो एक छुट्टी आपकी रहेगी। तो छोटा सप्ताह रहेगा और मंडे को वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। और इस बीच में जब हम स्टॉक मार्केट की चर्चा आपके साथ करें तो एक बड़ी खबर जो है युद्ध से संबंधित, ईरान, इजराइल और यूएसए तीनों के बीच एक युद्ध छिड़ चुका है और उसका असर जो है इंसानियत के ऊपर पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो देखिएगा, जिस तरीके से युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, अब उसके बाद एक और नया युद्ध। और सबसे खास बात यह है कि अब इसमें जो भी नुकसान होगा वो सबसे ज़्यादा इंसानों का होगा। और ये जो डैमेज होता है ये वास्तव में पूरी इंसानियत को जो है शर्मसार करता है, क्योंकि जिस तरीके से इसमें लोग मरेंगे, और पहले आपने इजराइल और गाज़ा में भी इस तरीके की स्थिति देखी, तो ये किसी भी तरीके से जो है हम ये मानते हैं कि ये अच्छी घटनाएं नहीं होती इंसानियत के नाते। और यहाँ पर अब ये जो चीज़ें हैं ये हालांकि हमारे बाज़ारों को प्रभावित करती हुई नज़र आएंगी, और कम से कम सोमवार को तो कर ही सकती है। देखिएगा, अमेरिका, इजराइल का ईरान के कई शहरों पर हमला, ईरान का जवाबी अटैक, इजराइल पर 400 मिसाइलें दागी। इसके बाद जो यूएस के मिलिट्री बेस है कतर, बहरीन और यूएई में, वहाँ पर भी जो है ईरान ने हमला कर दिया है। और हम बचपन में थे जब हम सुनते थे ईरान और इराक के युद्ध के बारे में, जिनका काफ़ी लंबे समय तक युद्ध चला। तो ईरान ऐसा नहीं है कि आप लोग, बहुत सारे लोग ये समझते होंगे कि भाई ईरान का जो युद्ध है, ईरान के पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है। ये केवल एक भ्रम है। और ईरान की इकोनॉमी हालांकि खस्ता हाल है, लेकिन उन सब के बीच में भी उनका जो डिफेंस के ऊपर खर्चा है वो लगातार बढ़ता रहा है। और ईरान के ऊपर अब जो झगड़ा है वो वास्तव में परमाणु के लिए तो तैयार था ईरान बात करने के लिए यूएस से, लेकिन वो अब इनके मिसाइल सिस्टम के ऊपर भी जो है पाबंदी लगाना चाह रहा है, जिसके बाद ये चीज़ें जो है कामयाब नहीं हुई और उसके बाद अब ये युद्ध जैसी स्थिति जो है बनती हुई नज़र आ रही है। ईरान ने भी पलटवार में 400 से ज़्यादा मिसाइलें दागी हैं, लेकिन ईरान ने इजराइल के अलावा कतर, बहरीन और यूएई में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है। इजराइल ने क्या किया कि जो इनका डिफेंस सिस्टम यानी कि खुफिया विभाग है, रक्षा मंत्रालय यानी कि जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके ऊपर, जो डिफेंस है उसके ऊपर, और सुप्रीम लीडर जो खोमनेई है उनके ऑफिस के ऊपर ईरान का परमाणु जो ऊर्जा संगठन है उस पर निशाना किया है। हालांकि जो इनके चीफ है खोमनेई, उनको सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया, यानी कि मैं ईरान के जो चीफ है उनकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो वास्तव में हमारे बाज़ारों को इम्पेक्ट तो करेंगे ही, लेकिन हो सकता है कि खाली मंडे को ही करे। और बाज़ार शायद इस चीज़ को भाप गया था कि सैटरडे संडे जो है थोड़े से भारी हो सकते, क्योंकि बाज़ार को ज़्यादातर चीज़ें पता रहती हैं। तो बाज़ारों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया और जिस तरीके से निफ्टी 50 के अंदर, मैं स्पेशली निफ्टी और सेंसेक्स की बात करूं, आपके पास एक मौका आया, वो गैप अप हुआ। और वो मौका था जब एक ट्रेड डील हुई, एक गैप अप किया, आपने एक बड़ी कैंडल बनाई। और तब से ही मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि देखिए गैप अप तो हो गया, लेकिन ये वास्तव में बड़े प्लेयर्स ने एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरह यूज़ किया। हालांकि क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सेल करते तो जो है बाज़ार बहुत नीचे आ जाता, क्योंकि बड़े प्लेयर्स के ऑप्शंस के भी ट्रेड होते हैं। तो बड़े प्लेयर्स ने बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स के स्टॉक को एक साइड दबा के रखा और उनको गिरने नहीं दिया। और जैसे ही मंथली एक्सपायरी ख़त्म हुई उसके बाद आपके सामने है 4 दिन की 4 रेड कैंडल आपके सामने ये बयां कर रही हैं कि भाई निफ्टी के अंदर कमजोरी कहीं ज़्यादा है। और जो चर्चा हमने आपके साथ पहले भी की थी कि देखिएगा, अब जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो भी 24,800 पर आ रहा है। अब ये छोटे मोटे एरियाज़ हैं 25,000 के आसपास, मुझे लगता नहीं कि ये जल्दी से प्रोटेक्ट होंगे, क्योंकि 25,000 का जो लेवल है वो शायद आपको गैप डाउन में टूटता हुआ नज़र आ सकता है मंडे को। अब यहाँ पे सबसे खास बात ये होती है कि जब आप वीकली एक्सपायरी के आसपास इस तरीके का इवेंट देखते हैं, तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो सस्ते भाव की कॉल और सस्ते भाव की पुट, यानी कि तेजी और मंदी की दोनों पोजीशंस खरीद के जाते हैं। और वो उनके डेटा पॉइंट से भी आपको समझ में आएगा जब हम डेटा पॉइंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट एरिया है वो एरिया है 24,800 का। उसके बाद जो सबसे मेजर एरिया है
ये मेरे लिए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर है, दैट इज़ 24,400, 24,400 पहला लेवल। और ये 24,000 के बीच में बाजार एक रिएक्शन देगा। अगर 24,400 बाजार टूटता है तो ये 24,400 ये एक ऐसा एरिया है जिसके नीचे बाजार नहीं जाएगा। ठीक है जी, यानी कि अगर 24,400 के आसपास देखिएगा बहुत स्ट्रांगली बाजार रिएक्ट करेगा, मैं पूरे सप्ताह की बात कर रहा हूँ, तो 24,800 मेरे लिए पहले अहम सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बन सकता है। इवन 25,000 के आसपास भी अगर बाजार सुबह अगर 25,000 के नीचे गैप डाउन नहीं होते तो 25,000 के आसपास भी पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। लेकिन 24,800 के आसपास बाजार के पास एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट एरिया है, 24,800 से 24,700। उसके बाद एक जो है मैं ये कह सकता हूँ कि एक बहुत मजबूत दीवार है 24,400 पर, लेकिन मैं उसको थोड़ा ब्रॉडली लेके जा रहा हूँ, वीकली बेसिस के ऊपर भी और मंथली बेसिस के ऊपर भी। वो जाता है 24,000 तक। अगर इन लेवल्स के नीचे बाजार चला जाता है तो देखिएगा मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। सबसे पहले टेक्निकली 24,000 के बाद अगर बाजार नीचे जाता है, टूट जाता है, इस सप्ताह तो खैर चांसेस नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी देखिएगा सेफ साइड हम बात आपके साथ कर रहे हैं। 24,400 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, 24,800 एक बहुत मजबूत सपोर्ट है, लेकिन 24,400 तो ये समझ लीजिएगा एक स्टील की दीवार है। मतलब ये 24,800 ईंट की दीवार है तो ये स्टील की दीवार है, और 24,400 की जब स्टील की दीवार है तो उसका जो दायरा है वो 400 पॉइंट का है, 24,000 से लेकर 24,000 तक। और अगर ये 24,000 टूट गया, 24,400 ही टूट गया वैसे तो, पर मैं मान के चलता हूँ कि देखिएगा क्योंकि आजकल एल्गो ट्रेडर्स होते हैं तो हम थोड़ा सेफ साइड 24,000 तक लेके चल रहे हैं। अगर ये 24,000 टूट गया तो यहाँ पर जबरदस्त अनवाइंडिंग आएगी। सबसे पहली बात जो तेजी के बड़े प्लेयर्स हैं उनकी, दूसरी अनवाइंडिंग आएगी एल्गो ट्रेड्स की, और तीसरी जो सेलिंग आएगी वो आएगी पैनिक। तो यहाँ पे 24,000 के नीचे पैनिक क्रिएट हो जाएगा और उसका नया दायरा निकल कर आता है। कोई बीच में कोई इफ बट नहीं, बट ग्रेजुअली महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में बाजार 22,000 की तरफ प्रस्थान करता हुआ नजर आएगा। यानी कि ऐसा नहीं कि सीधा जाएगा, ऊपर नीचे होके इस तरीके की परिस्थिति बन सकती है। अभी बाजार ने हर लेवल के ऊपर, ऊपरी लेवल पर भी बात करेंगे हम, मेरे लिए जब तक 25,600 के दायरे ऊपर की तरफ नहीं तोड़ता है तब तक हर अपॉर्चुनिटी सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इन सब के बीच में मैं अगर निफ्टी की पुट कॉल रेशो की बात ना करूं तो बेमानी होगी। ये जो पुट कॉल रेशो है ये कह रही है कि निफ्टी को और नीचे नहीं जाना है। ये पुट कॉल रेशो कह रही है निफ्टी को और नीचे नहीं जाना है, एक बाउंस आना है उसके बाद नीचे जाना है। लेकिन अब ये घटना घट गई, इसलिए हमारा जो एनालिसिस है वो उसी के अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं कि देखिएगा अगर ये घटना नहीं घटी होती तो हम ये मानते कि यहाँ पे बाजार कंसोलिडेट करता, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता, फिर बाजार टूटता मार्च के अंदर। लेकिन अब क्या घटना बदल गई है, तो हो सकता है कि पहले नीचे जाके थोड़ा सा बाउंस दे। जब तक 24,800 के आसपास है बाजार, एक बाउंस जो है बड़ा शॉर्ट टर्म के लिए प्ले हो सकता है। लेकिन अगर 24,800 24,700 के नीचे टूटता है तो 24,400 के रास्ते खुल जाएंगे, और 24,400 और 24,000 पे तो बहुत ही मजबूत दीवार है। उस मजबूत दीवार को ढहने के लिए कम से कम 1-1.5 दिन का तो ट्रेडिंग डे चाहिए, 1-2 दिन छोड़िए, उसमें सप्ताह भी चाहिए हमें। हम ये कह सकते हैं कि एक सप्ताह भर से भी ज़्यादा का समय चाहिए अगर 24,400 से 24,000 के बीच का दायरा तोड़ना है तो। लेकिन कोई बहुत ही नेगेटिव खबर आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो 24,000 24,400 के बीच में एक मजबूत दायरा है, वहाँ से बाजार एक बार बाउंस जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर 24,400 टूट के 24,000 भी तोड़ देता है तो आप ये समझिएगा कि बाजार आने वाले महीने 2 महीने के दौरान 22,000 के दायरे भी छुएगा। और ये बाजार की अंडरटोन हो चुकी है क्योंकि बाजार हर ऊपरी लेवल पर एक रिजेक्शन दे रहा है। अब निफ्टी 50 का वीकली कैंडल क्या कह रहा है? वीकली कैंडल के अंदर भी जो स्ट्रेंथ आई थी, अब ये देखिएगा इन हाइज के आसपास से बाजार तुरंत स्लिप हो गया था। इस बार बाजार ने कंसोलिडेट होकर, यानी कि हम ये कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद टूटा, और फिर देखिएगा दोबारा से इंडिकेशंस यहाँ पे भी सपोर्ट के आते हैं। अगर ये कल युद्ध वाली स्थिति नहीं होती, थोड़ा सा और ऊपर नीचे जाके कंसोलिडेट करके फिर नीचे आने की संभावना बनती, लेकिन अभी खबर आ गई है तो हो सकता है कि आपको तुरंत ही नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आए। निफ्टी 50 का 1 मंथ का जो चार्ट है तो देखिएगा यहाँ पर हम उम्मीद कर रहे थे कि बाजार नीचे आएगा, लेकिन बाजार ने एक निचले लेवल्स के आसपास देखिएगा इस पैटर्न का भी जो हमारा एम पैटर्न है उसका बेस भी 22,000 की तरफ आ रहा है।
तो हमें लगता है कि देर सवेर बाजार 22,000 की तरफ प्रस्थान करेंगे, लेकिन जब तक 24,400 नहीं टूटता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 24,400 के बाद और 24,000 के बीच बाजार काफ़ी कंसोलिडेट करेगा, और 24,000 के नीचे जैसे ही क्लोज देना शुरू कर देगा तो आप ये समझिएगा कि फ्री फॉल आपको बहुत तेज़ी से 22,000 की तरफ आते हुए मिलेंगे। निफ्टी 50 के जो अगर हम MACD के ऊपर भी अगर हम जाएं तो वन डे के चार्ट ने भी क्लियर कट इंडिकेशंस दे दिया कि अब मंदी के ट्रेड्स एग्रेसिवली होते हुए नजर आएंगे। सिमिलरली वीकली पैटर्न्स के अंदर भी देखिएगा, वो तो यहीं पर आ गए थे सेल सिग्नल, ये देखिएगा, यानी कि जो एक्सपायरी से पहले ही आपको सेल सिग्नल मिल गए थे, यानी कि एक्सपायरी पे जो वाले दिन जो खेल हुआ या उससे एक दिन पहले जो बाजार को ऊपर उठा के गया लाया गया, उसके आसपास अगर हम देखें तो उससे पहले ही बाजार खेल कर चुका था। और मैं तो ये कह रहा हूँ इसके कैंडल को अगर हम देखें तो जब आपको ट्रेड डील की खबर आई और उसके बाद गैप अप हुआ, उससे पहले ही बाजार ने इंडिकेशन दे दिया था कि मुझे कमज़ोर होना है, लेकिन ये पोस्टपोन हो गया, वहाँ पे बाजार बहुत कमज़ोर हो गए थे, लेकिन बाजार ने एक बाउंस दे दिया। अब क्या है, सबसे खास बात ये कि तेज़ी करने वालों के पास जो पैसे थे वो भी लग गए, तो अब तेज़ी करने वालों के पास लगभग शॉर्टेज ऑफ मनी भी आ गई है, क्योंकि जो बुल्स है उन्होंने पूरा दब के माल खरीद लिया है, और अब अगर बेचने वाले बियर्स एग्रेसिव होते हैं तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी की स्ट्रेंथ भी नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा चिंता हो रही है कि भाई बाजार अब एग्रेसिवली सेल हो सकता है। और सबसे खास बात ये कि जो बाजार की सबसे मजबूत कड़ी थी बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं, अब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में भी आपने देखी कि जो PSU या एक्सिस बैंक को ले जाकर ऊपर तो खड़ा कर दिया, लेकिन अब जिस तरीके से HDFC बैंक में कल हमें 900 रुपये के नीचे क्लोज होता हुआ दिखा, वो कहीं ना कहीं हमारी चिंता का कारण जरूर है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ब्रॉडर मार्केट के अंदर हालांकि एक रीबैलेंसिंग भी हो रही है इंडेक्स की, लेकिन उन सबके बीच में भी जब ऐसे दिग्गज शेयर्स जो रिलायंस जैसे शेयर्स, भारतीय एयरटेल जैसे शेयर्स, और सबसे खास बात ये HDFC बैंक जैसे शेयर्स, इवन ICICI बैंक अब ये परफॉर्म करना बंद कर रहे हैं, बोले जी हम परफॉर्म नहीं करेंगे। अब ये परफॉर्म नहीं कर रहे, IT पहले से ही मरा पिटा है, तो अब जो सारा दारोमदार था वो PSU सेक्टर पे और PSU में जान भी आई, लेकिन अब समझ में ये बात आ रही है कि देखिएगा अब वो भी आपको नहीं रोक पाएंगे। तो अब अल्टीमेटली अगर एक फॉल आता है तो वो सीरियस फॉल हो जाएगा। वो सीरियस फॉल इसलिए होगा क्योंकि देखिएगा बड़े प्लेयर्स भी ना ऊपर से माल बेच के सस्ता खरीदते हैं, एक बार पैनिक क्रिएट करते हैं, एक बार मंदी वालों को फंसा के ऊपर बाजार खड़ा करते हैं। तो अब ऐसा हमें प्रतीत होता है कि तेजी वाले जो लोग हैं वो फंस गए। निफ्टी के अंदर भी हमें लगता है कि भाई जो 60,000 के दायरे हैं डेली पैटर्न्स के ऊपर, वो शायद बहुत जल्द आपको आते हुए नजर आए। 60,000 के आसपास एक अच्छी स्पोर्ट है, 60,000 60,200, अगर वो ब्रेक होती है तो फिर जो अगला पड़ाव वो हमारा आता है। देखिएगा वैसे तो बहुत सारे पड़ाव है, लेकिन हमारा जो अगला पड़ाव है वो 58,300 के आसपास है। देखिए 59 पे बाजार ने बहुत काम किया है, लेकिन उन सब के बीच भी आप ये बजट वाले लेवल्स देखिएगा। जब बजट आया था तो बजट डे के आसपास जो है उसके बाद भी अगले दिन भी 58,000 के आसपास के लेवल आए थे, यानी कि वो 58,300 जो है हमारे को लगता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लेवल तो देखिए ऊपर नीचे इंट्राडे में होते हैं, बट क्लोजिंग बेसिस पे 58,300 एक ऐसा लेवल है जहाँ पर बाजार आकर ठहर सकता है। और अगर अभी ये 59,800 मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो 59,800 अगर जब तक है तब तक बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है। अगर 59,800 टूटता है तो बैंक निफ्टी में भी आपको एक फ्री फॉल देखने के लिए मिल सकता है। अब इन सबको कंबाइंड करके अगर हम देखें तो जो शेयर्स अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा पैसा आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिन्होंने निफ्टी बैंक ने जो आउट परफॉर्म किया है, अब मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक ही जो है लैगार्ड जो है साबित हो सकता है आने वाले समय में। और निफ्टी बैंक का वीकली कैंडल भी देखिएगा, 3 में से 2 कैंडल्स जो है रेड हो गई हैं, और नहीं कि जो पिछली ग्रीन कैंडल्स थी हालांकि उसके नीचे भी क्लोज नहीं दिया है, तो फिर भी वीकली कैंडल्स निफ्टी बैंक की अभी कमज़ोर नहीं है। निफ्टी बैंक की पुट कॉल रेशो भी ये कह रही है कि मैं 0.99 पे हूँ, तो ये 0.65 तक आने की संभावना है, और इसका मतलब है कि अगर 65 तक आएगी तो 1000 पॉइंट का फॉल निफ्टी बैंक में आ सकता है। और निफ्टी 50 ओवरसोल्ड है। देखिएगा ये कॉन्ट्रा चीज़ लग रही है निफ्टी में कि निफ्टी एक ओवरसोल्ड जोन में है, तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी 50 के शेयर शायद अब थोड़ा सा कम गिरे, लेकिन बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं वो अब शायद फॉल को इंटेंसीफाई कर सकते हैं। अब डेटा पॉइंट को समझते हैं। देखिएगा एफआईज का जो डेटा पॉइंट है उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले एफआईज ने क्या किया, एफआईज ने किया सबसे पहले इंडेक्स के फ्यूचर्स बेच के गए, नेट पोजीशंस नेट हो गई 1.24 लाख। स्टॉक में वो तेजी में 12.18 लाख है, लेकिन सैटरडे में 31,000 जो है स्टॉक फ्यूचर्स बेच के गए। उसके बाद देखिएगा ये मंदी हो गई, ये मंदी हो गई,
उसके बाद ये कोल खरीद के गए हैं, यानी कि ये हेज ले लिया इन्होंने, और पुट उसके सामने तकरीबन 70 गुना, सॉरी 60 गुना के, 60 नहीं 55 गुना के आसपास, इसके सामने 55 गुना उन्होंने पुट खरीदी है। यानी कि ये मंदी और जो नगद पैसे थे उससे पूरा पोर्टफोलियो बेच के गए हैं 7,536 करोड़। इसमें कुछ ब्लॉक डील भी हो सकती है। उसके बाद देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर प्रो ने क्या किया है, इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, लेकिन दमदार तरीके से पुट खरीद के गए हैं। यानी कि इन्होंने भी एग्रेसिवली पुट खरीदी है और कॉल बची, यानी कि ऑप्शंस में जबरदस्त मंदी करी है, फ्यूचर्स में तेजी करी है। एफआईज की क्या है, चाहे इंडेक्स है चाहे फ्यूचर्स है, कैश मार्केट है, सब जगह मंदी करके गए हैं। ये मंदी बना के गए हैं बिल्कुल। इनकी पोजीशंस हेज है, ऑप्शंस के अंदर इन्होंने मंदी बनाई है, बाकी फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी की है। क्लाइंट तो भैया भयंकर तेजी में, क्लाइंट जब ये 6 लाख की पुट इसकी शॉर्ट हो जाए ना, हमें टेंशन हो जाती है। अगर पुट ने 6 लाख पुट अगर बिकी हुई हैं तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि जो पुट ऑप्शंस के सेलर हैं और रिटेल में, उनको बाजार फंसा सकता है। तो अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देखिएगा, वैसे अभी तो ज़्यादातर क्लाइंट बहुत अच्छा कर रहे थे, क्लाइंट जिधर बाजार बना रहे थे उधर ही सौदे जा रहे थे पिछले 3-3.5 महीने से। लेकिन अब जो यहाँ पे जो 1.8 लाख जो पुट हैं, मुझे लगता है कि शायद ये अभी टेंशन में आ सकती हैं। और क्लाइंट की तो सारी पोजीशन तेजी में भैया, इंडेक्स फ्यूचर प्लस, स्टॉक फ्यूचर प्लस, कॉल खरीद ली तेजी की, पुट खरीद ली, पुट बेच दी तेजी की, तो सब तेजी में। और अब जो इस दिन की बात अगर हम करें कल फ्राइडे को, तो 12,293 करोड़ की बाइंग डीआईज ने की है, बहुत बड़ा फिगर है। और इसी तरीके से स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर 7,500 करोड़ एफआईज ने बेचा है। अब ये जो पूरा डेटा है ये बदल गया कैसे, अब ये देखिएगा पूरा डेटा, ये अभी तक प्लस चल रहा था एफआईज पूरे महीने के, ये 7,000 जैसे ही माइनस हुई ये माइनस में पहुंच गया, यानी कि नेट टू नेट अभी प्लस चल रहे थे आप पूरे महीने में, और महीने के लास्ट दिन में बेच के भाई साहब नेगेटिव चले गए। डीआईज ने 38,000 करोड़ का माल खरीदा है इस महीने में, उसके बावजूद भी बाजार नहीं रुक रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बाजार में कुछ अभी सीवियर पेन रहेगा। पिछले 6 महीनों के दौरान आप देखिएगा पैसा इतना झोंक दिया, पानी की तरह पैसा बहा दिया डीआईज ने। जो म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा आ रहा है वो सब देखिएगा इक्विटी में लगने लग रहा है, और वहीं पर एफआईएस बेचते हुए निकल रहे हैं। और रीज़न ये है, देखिएगा जिस तरीके की परिस्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जिस तरीके से टैरिफ की बात हो रही है, जिस तरीके से प्रोटेक्शनिज्म की बात हो रही है, तो कोई भी इन्वेस्टर विदेश में पैसा लगाना पसंद नहीं करेगा, और उसको लगाना भी तो उसको यहाँ से ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी चाइना में मिल रही है। और यहाँ पर सीधी बात यह है कि रेगुलेशंस इतने टाइट हैं, आप एफडीआई को ले तो आते हो, टैक्सेस अभी भी कोई बहुत रीजनेबल नहीं है उनके लिए। दूसरी बात क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर अब 12.5% टैक्स दे रहे हो, जो पहले 0 हुआ करता था। एसटीसीजी जो है इक्विटी में 20% है। तो अल्टीमेटली एफआईज के लिए कोई फेवरेबल सिचुएशंस है नहीं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए भी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और यही रीज़न है कि आप लगातार इनकी सेलिंग देख रहे हैं, और यहाँ से अभी कोई हमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। अब डीआईज के फ्रंट पे भी मैं बात कर दूँ तो देखिएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स को आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। इससे आपको जो है इस बात को समझना पड़ेगा कि आपने पैसा कहाँ बनाया। देखिएगा, आपने एक ऊंची वैल्यूएशंस पर माल खरीदा, अगर आपने म्यूचुअल फंड को पैसे दिए, उन्होंने ऊपरी वैल्यूएशंस पे, एफआईज ने एक एग्जिट ले लिया, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर था उसने भैया इक्विटी में पैसा नहीं डाला, उसने कमोडिटी में डाला। तो देखिए, गोल्ड में और सिल्वर में पिछले 2 साल में बढ़िया पैसे बने, और बाय गोल्ड के रेस हमारी भी इन्वेस्टमेंट वहीं पे थी। तो हम भी इक्विटी पर अंडरवेट थे, और गोल्ड और सिल्वर पर, स्पेशली हम गोल्ड पर ओवरवेट थे, और सिल्वर पे भी। तो अब देखिएगा, अब इन्वेस्टर्स का भी दिमाग चल गया है, इन्वेस्टर्स को भी ये बात पता चल गई है कि रियल करेंसी इज गोल्ड। तो आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर देखा पिछले महीने के दौरान जबरदस्त इनफ्लोज म्यूचुअल फंड्स में, ईटीएफ के अंदर गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ में पैसा आया है। तो ये यहाँ से अभी भी ये जो पैसा आ रहा है ना म्यूचुअल फंड्स में, ये पैसा आपको निकलता हुआ नजर आएगा, और ये पैसा अब कमोडिटीज़ की तरफ दोबारा से मूव करेगा। तो कमोडिटीज़ में भी देखिएगा, वैसे जब ऐसी सिचुएशन बनती है अनसर्टन, तो वैसे भी कमोडिटी अच्छा करती हैं। तो बात करेंगे कमोडिटी पे भी कि कमोडिटी किस तरीके से रिएक्ट कर सकती हैं। अब जहाँ तक बात करें गोल्ड की, तो पहले तो देखिएगा, ये जो आपने शुक्रवार को देखा तो 317 पॉइंट जो है निफ्टी को टूटते हुए देखा, उसमें इन्फोसिस, एचसीएल टेक यानी कि आईटी थोड़ा संभलते हुए बहुत ओवरसोल्ड है। लेकिन वहीं पर आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये देखिएगा, ये जब टूटने लग जाए ना,
रिलायंस टूटने लग जाए, भारतीय, अब चारों दिग्गज जगह टूट रहे हैं ना, समझिए जो लास्ट में सेल ऑफ हुआ ना, लास्ट के आधे पौने घंटे में, उससे ये हमें भनक तो हो गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वो देखिएगा अब आपके सामने आ भी गया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको बता रही थी कि एग्रेसिवली जो है माल बेचने वाले लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली माल बेच रहे हैं। अब गोल्ड की बात करें तो देखिएगा गोल्ड में इतने बड़े फॉल आपने देखे, पीछे पैनिक, भाई साहब उस जो भी नीचे का लेवल था और ऊपर का लेवल था, यानी कि जो पूरे फॉल को हम ले तो इस पूरे फॉल का 70% तो रिकवर कर चुका है गोल्ड। और अब ये चांसेस बन रहे हैं कि गोल्ड यहाँ से भी 4-5% और, क्योंकि जिस तरीके की खबरें हैं तो आपको सोमवार को जो है 5,400 के आसपास आता हुआ नज़र आ सकता है। तो $5,400 के आसपास दोबारा से गोल्ड का आना, हालांकि यहाँ पर आपको क्लोजली देखना है कि गोल्ड में इस तरीके की जो मूवमेंट आ रही है, उसके बाद आपको डॉलर इंडेक्स को ध्यान रखना है कि यहाँ कहीं डबल टॉप तो नहीं बना देगा, यानी कि डबल टॉप की चिंता बन जाएगी, कि डबल टॉप की जो चिंता है कि भाई यहाँ डबल टॉप बन गया और फिर गोल्ड में कोई मेजर करेक्शन हो सकती है क्या, नहीं, ये तो हम बात करेंगे अगली बार। लेकिन अभी जो है हमें इस सप्ताह के दौरान जो अभी इमीडिएटली लग रहा है, गोल्ड में हालांकि डिलीवरी थोड़ी सी कम उठ रही है, और गोल्ड में देखिए एक नेगेटिव चीज़ जो आ रही है वो मैं आपको बता दूं कि रशिया जो है लगातार गोल्ड बेच रहा है। वहीं पर सिल्वर के अंदर जो बात है तो देखिएगा सिल्वर ने जो रिकवरी करी है, जो पूरा फॉल हुआ था उसमें से मात्र 40% रिकवरी हुई है। तो यहाँ पर अभी स्कोप है, और हमें लगता है कि जिस तरीके से $94 के आसपास ये चल रहा है, और $94 को अगर ये ब्रीच करके ऊपर की तरफ सेटल होता है तो $100 और ऊपर देखिएगा एक मेजर एरिया $106 का, $106 के आसपास तक भी जा सकता है। लेकिन अभी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। हाँ, $100 के आसपास जाने की संभावना है। पिछले सप्ताह हमने आपके साथ चर्चा की थी कि 91 से $92 के बीच आपको सिल्वर आता हुआ नज़र आ सकता है, और वो लेवल्स तोड़ दिए सिल्वर ने। सिल्वर की अंडरटोन अभी भी बुलिश है, और रीज़न ये है कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर डिलीवरी लेने वाले जो लोग हैं वो एग्रेसिवली डिलीवरी ले रहे हैं, और जो अवेलेबल सिल्वर है, सिल्वर दो तरीके की होती है एक्सचेंज के पास, एक अवेलेबल फॉर सेल है, एक नॉट फॉर सेल। तो जो अवेलेबल फॉर सेल है उसमें से काफ़ी जबरदस्त तरीके की जो डिलीवरी है वो उठने लग रही है। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि अभी अंडरटोन सिल्वर की हालांकि बुलिश है, लेकिन जनरली जब इस तरीके की युद्ध जैसी स्थिति होती है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं, सेफ हेवन एसेट्स वाली फीचर्स भी है और इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली भी। तो सिल्वर क्योंकि बीट एंड डाउन ज़्यादा था तो हम ये थोड़ा सा उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता हुआ नजर आए। लेकिन यहाँ पे नई खरीदारी जो है करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। सिल्वर में नई खरीदारी से जरूर बचना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले सकते हैं जो भी आप ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करें तो। लेकिन गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट्स है, तो हो सकता है कि गोल्ड आपको यहाँ से $5,400 के भाव के जो भाव हैं वो भी आपको इस सप्ताह देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि 10% के आसपास तक का मूव जो है अभी भी आ सकता है अगर अपने पुराने हाइज को टच करना है। बट मैं मानता हूँ 5 से 6% का हाइज 5 से 6% का गोल्ड की मूवमेंट इस सप्ताह भी आपको ऊपर की साइड देखने के लिए मिल सकती है। वहाँ पर कॉशियसली आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने लोग फंसे हुए हैं वहाँ से निकलने की चेष्टा करेंगे। तो जिनके ट्रेड्स हैं वहाँ पे वो थोड़ा सा एग्जिट होगी, तो वहाँ पे एक अच्छी खासी सप्लाई आने की संभावना है। और सिमिलरली हमें लग रहा है कि अगर $100 के आसपास जाता है 98 से लेके 98-99 के आसपास, तो एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पे सप्लाई एरिया है $100 के नीचे। फिर उसके बाद जो है $106 के आसपास जो है बहुत जबरदस्त सप्लाई एरिया है। तो अभी सिल्वर में क्योंकि चीज़ें जो है सेफ हेवन वाली भी हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली भी है, तो हो सकता है कि सिल्वर में आपको वोलेटिलिटी फिर देखने के लिए मिले। ऊपरी लेवल से एक अच्छी करेक्शन भी देखने के लिए मिले, नीचे से एक अच्छी बाइंग भी देखने के लिए मिले। तो यहाँ पर जो हम मान रहे हैं, अब जो बात है कि इंडिया की जो जीडीपी है उसके ऊपर भी रिएक्ट करना था बाजार ने, और वो जो ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो ग्रोथ है वो 7.6 का इंडिकेशन आ रहा है, और गवर्नमेंट ये मान के चल रही है। हालांकि जो है ये नई सीरीज़ के हिसाब से जो है कैलकुलेशन हुई है, और जो इस क्वार्टर की जो Q3 है फाइनेंशियल ईयर का, उसके अंदर 7.8% की जो है जीडीपी एस्टिमेट की गई है न्यू सीरीज़ के हिसाब से, और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो एस्टिमेट्स है वो 7.6% के दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर चीज़ें पॉजिटिव हैं। ईरान इजराइल वॉर की वजह से देखिएगा स्पाइस जेट ने दुबई एयर स्पेस क्लोज करने से बताया है कि हमारे को कुछ इफेक्ट हो सकता है। तो दुबई के अंदर आबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भी जो है हमला किया गया, मल्टीपल एक्सप्लोजन्स जो हैं वहाँ पे हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ये रॉयटर्स के हवाले से जो खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापी है। उसके बाद ईरान इजराइल वॉर के अंदर अगर हम देखें तो इसराइल 70,000
अपने जो रिजर्विस्ट जो हैं, जो डिफेंस में जो लोग रखते हैं रिजर्व के रूप में, तो रिजर्विस्ट जो हैं उन लोगों को भी जो है रखा हुआ है। तो जो रिजर्व वाले लोग हैं उनको भी बुलाने की बात हो रही है। तो कुल मिला के जिसको देख के ऐसा लगता है कि जो 70,000 लोगों को बुला रहे हैं तो क्या लड़ाई थोड़ी लंबी तो नहीं चल सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ा टेंशन क्रिएट कर रही हैं। और यूएस इजराइल अटैक ईरान, न्यूज़ लाइव, रॉकेट स्ट्राइक हिट यूएस मिलिट्री बेस इन इराकी। तो इराक के अंदर भी जो यूएस की मिलिट्री बेस है वहाँ पर भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर भी स्ट्राइक हुई है। तो कुल मिलाकर चीज़ें अच्छी तो नहीं हैं, और बाज़ारों ने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो भी अच्छा नहीं है। और बाज़ार ऊपरी लेवल से जिस तरीके से रिजेक्शन दे रहे हैं उसको देख के ऐसा लगता है कि अभी बाज़ारों में कुछ बड़ी चीज़ें जो हैं बाज़ार डिस्काउंट करने से बच रहे हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म से जो है, शॉर्ट टर्म के अंदर अभी हमें लगता है कि बाज़ारों में अभी और वोलेटिलिटी और करेक्शन जारी रह सकती है। अभी बेस बनने में थोड़ा सा और समय लगता हुआ नज़र आएगा। तो अभी बाज़ारों में रिएक्शन जो है वो काफ़ी नेगेटिवली है। और तो देखिए काम तो देखिए ऊपरी लेवल से भी आपके साथ बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि अब बाज़ार गिरने पर हम बोलने लगते हैं। हमारा तो देखिएगा सीधा सा फंडा था, हमने आपको काफ़ी समय से हम बोल रहे हैं ये जो बाज़ारों के अंदर शॉर्ट टर्म्स में अंदर तेज़ी मंदी दोनों चीज़ें बनती हैं, पर ब्रॉडली कोई ऐसी चीज़ बाज़ार को नीचे की तरफ खींच रही है जिसका सभी इन्वेस्टर्स को भनक नहीं है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी एक वैल्यूशंस जो है वो भी ग्लोबली हम बहुत महंगे हैं। और तीसरी बात ये है कि हम महंगी वैल्यूशंस भी डिज़र्व करते हैं, लेकिन कब, जब हम आईटी में कुछ करें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, तो वहाँ पर हमारी कंपनीज़ की जो लिस्टेड स्पेस में उनकी कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है नहीं, वहाँ से कोई रिटर्न्स या ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं नहीं, जिसकी वजह से आपने देखा कि हमारे यहाँ पे आईटी में बहुत बड़ी गिरावट हुई। और आईटी के बाद अगर जो बाकी सेक्टर्स देखते हैं, ऑयल एंड गैस जो है देखिए वो 10-12-15 के पी पर ही ट्रेड करते हैं। बैंकिंग जो है वो एक बहुत रिस्की बिजनेस है, आपने दुनिया का पैसा उठा के दुनिया में बांट रखा है, यानी कि एक आदमी का पैसा दूसरे को आपने उधार दे रखा है। तो डिपॉजिटर तो सारे पैसे एक दिन लेने आते नहीं हैं, लेकिन अगर 10% भी डिपॉजिटर अगर बैंकों से पैसा मांगने आ जाएं तो आप ही समझिएगा बैंक दे ही नहीं सकता। बैंक इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो पे कर दे। आप 10% छोड़िए, 5% भी अगर विड्रॉल आ जाए ना एक महीने में, तो वो बैंक वो भी नहीं पे कर सकता। तो बैंकों के पास जो पैसा पड़ा हुआ है वो वास्तव में लॉन्ग टर्म लोन्स के रूप में गया हुआ है। और जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि आईटी में डैमेज होगा, उसका डैमेज जो होगा देखिएगा सबसे पहले तो जाएगा आईटी के ऊपर खुद। दूसरा, आईटी के अंदर जिस तरीके से जॉब से लोग निकाले जा रहे हैं इंटरनेशनली, और आपने देखा कि जो ट्विटर के को फाउंडर थे उन्होंने भी अपनी कंपनी से 50% वर्कफोर्स कम कर दी है और 18 महीने की तनख्वाह दे दी है। ये भी खबरें आ रही हैं। दूसरी बात है कि इस तरीके की वर्कफोर्स इंडिया में भी निकाली जा सकती है। तो जब इंडिया में इस तरीके की जो वर्कफोर्स है अगर वो निकाली जाती है तो उनके ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज आ सकता है। तो मैं तो केवल यही बात कहूँगा, इस समय पर कैश में बैठने का समय है। दूसरी बात यह है कि लोन लेने से बचना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि जो आईटी कंपनीज़ के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी कट भी देखने को मिल सकती है। और दूसरी बात है एम्प्लॉयज़ कट तो हो ही सकता है। तो अगर सैलरी कट मिलता है तो देखिएगा जो आपके खर्चे बैठ गए हैं, जो ईएमआई की किस्तें हैं आईटी प्रोफेशनल्स की, चाहे वो पर्सनल लोन की हैं, चाहे वो घर के लोन की हैं, चाहे वो गाड़ी के लोन की है, चाहे बच्चों को विदेश भेजने के पर्पज़ से लोन लिए गए हैं या किसी और पर्पज़ के लिए लोन लिए गए हैं, अगर सैलरी कट होती है या जॉब जाती है तो उसका जो खामियाजा है वो वास्तव में रियल एस्टेट कंपनीज़ को तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके प्राइस पर फ़र्क पड़ेगा। और जो एनबीएफसीज़ हैं या जो बैंकों ने लोन डिसबर्स कर रखे हैं उनकी रिकवरी में भी चैलेंज आ सकता है। तो अल्टीमेटली जो एक सिस्टमेटिकली जो रिस्क है इकोनॉमी के अंदर वो भी बन सकता है अगर आईटी के अंदर सच में इस तरीके का पेन आता है। जो एंथ्रोपिक या बाकी जो आईटी वाली जो कंपनीज़ हैं जो फेस एंथ्रोपिक के आने के बाद जो एंथ्रोपिक ने जो चैलेंज दिया है, जो उनका क्लाउड सिस्टम है और वो जिस तरीके से प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, तो बहुत सारे जो वर्कफोर्स है वो कम होती हुई नज़र आएगी। तो मुझे लग रहा है कि वो ना केवल आईटी कंपनीज़ को डैमेज करेगी, उसके अलावा जो रियल एस्टेट्स के जो प्राइस हैं, रियल एस्टेट की जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट करेगी। और जो पुराने फ्लैट्स या हाउस हैं वहाँ पर बैंकों को अगर रिकवरी करने में दिक्कत होगी तो वहाँ से भी एक इन्वेंट्री आएगी, क्योंकि लोग जो है सरेंडर करना ना शुरू कर दें। और वो मुझे सबसे बड़ा खामियाजा लगेगा। अगर वो चीज़ें हो गई तो देखिएगा यूएस में जब 2008 में सब प्राइम आया था वो यही प्रॉब्लम थी। तो जो लॉन्ग टर्म असेट्स हैं उस पर लॉन्ग टर्म लोन्स बैंकों ने दे रखे हैं।
अगर उनके प्राइस टूटने लग जाएं, क्योंकि अगर ज़मीनों के या फ्लैट के प्राइस टूटने लग गए तो अल्टीमेटली लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। मान लीजिएगा आपके पास 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है और लोन आपका 3 करोड़ का है और प्रॉपर्टी की कीमत ही गिर के 2.5 करोड़ होगी, तो आप क्या करेंगे भाई, छोड़ो यार, प्रॉपर्टी को ही सरेंडर कर देते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा रिस्क है ना, ये प्रॉपर्टी के जो प्राइस हैं, क्योंकि देखिएगा बेंगलोर जैसे शहर देखिएगा, पुणे जैसे शहर देखिएगा, हैदराबाद जैसे शहर देखिएगा, दिल्ली एनसीआर में देखिएगा, गुड़गांव में देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि जो आईटी कंपनीज के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, तो उनके जो रियल एस्टेट में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और उसकी वजह से क्या होता है, रिपलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि जो पैसा कमाता है तो वो इकोनॉमी में दूसरे पार्ट्स में भी जाता है। तो अगर आईटी कंपनीज में किसी भी तरीके की जो चीज़ें आती हैं, कमजोरी आती है, तो उसका असर जो है आपको डॉलर्स के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा अगर नेट एक्सपोर्ट आईटी का घटेगा तो अल्टीमेटली रुपये के ऊपर प्रेशर आएगा और रुपये के सामने डॉलर मजबूत होगा, तो वो भी एक चैलेंज आएगा। तो हमारे लिए जो है कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है अगर आईटी के अंदर जिस तरीके से नए सॉफ्टवेयर, नए सिस्टम्स आ रहे हैं और जिस तरीके से जो एआई या एआईएमएल जो काम कर रही है वो कहीं ना कहीं हमारे को चैलेंज देती हुई नजर आएगी। उसके असर फिर देखिएगा दूसरे सेक्टर्स में भी देखने के लिए मिलता है और इसका असर जो है ऑटो लोन्स के ऊपर भी पड़ेगा और सबसे खास बात ये ऑटोमोबाइल्स के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि जो नई गाड़ी हैं उनकी डिमांड भी इम्पैक्ट करेगी। इसके अलावा अगर हम यूरोप में भी देखें तो यूरोप के भी जो जीडीपी के डेटा हैं वो देखिएगा, पूरे यूरोप में जिन भी कंट्रीज़ को उठाओगे तो सबकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 1% के नीचे है। तो ये कहीं ना कहीं अंदेशा है और हम तो ये मान के चलते हैं कि देखिएगा जो है मंदी वाली स्थिति लगभग बनी हुई है और वहाँ पे जब यूरोप में ग्रोथ नहीं है तो अल्टीमेटली जो नई डिमांड है वो आपको जनरेट होती हुई नहीं आएगी। और ग्लोबली जब अगर मंदी की स्थिति अगले 2 साल के अंदर हमें लगता है कि और शायद भयंकर रूप लेती हुई नजर आए, तो यहाँ पर बहुत अलर्ट रह के समझने की ज़रूरत है। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर वैल्यूशंस आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत जगह अच्छे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उन सब के बीच भी आपको जो है बहुत सावधानी से अपने शेयर्स चुनने होंगे। एक विज़न आपको रखना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म्स के अंदर अभी निवेश के अंदर इतने फ्रूटफुल रिटर्न्स मिलने की संभावना नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर हो सकता है कि आप शेयर्स को सही जगह पर सपोर्ट करें, भाई कहाँ पर आपने लेना है, कहाँ बेचना है, वो बात अलग है। अदरवाइज जो है इक्विटी मार्केट के अंदर भी फर्दर करेक्शंस की गुंजाइश अभी बनती है, जिस तरीके का पूरा माहौल बना हुआ है। और अर्निंग ग्रोथ की भी जो बात करते हैं, देखिएगा हमारे टीवी चैनल्स पे बैठने वाले, सोशल मीडिया बैठने वाले क्या होता है, 4 दिन शेयर बाजार चल जाए ना, सारी बढ़िया खबर ढूंढ के ले आते हैं जी। अर्निंग ग्रोथ भी हो गई, इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी भी आ गई, इंडिया ने ये इनोवेट कर लिया, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और सबसे खास बात यह है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का है कि 15-16 साल पढ़ने के बावजूद भी जो है आपको जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ पे कोई रिफॉर्म्स होते हुए नज़र नहीं आए। और हमने अभी जो दिल्ली में समिट हुआ यशोभूमि में, वहाँ पे भी आपने देखा कि जिस तरीके से चोरी चकारी मतलब यूनिवर्सिटीज़ ने की और जिस तरीके से दूसरे प्रोडक्ट्स को अपना बता के अपनी इनोवेशन बताया, वो सब आपने देखा यहाँ पे। उसके बाद जो है हम इनोवेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत पीछे हैं, तो उसके चैलेंजेस जो है अब हमारे को जो बाहर की जो आईटी कंपनीज़ हैं वो देती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये जो चैलेंजिंग टाइम है आईटी के ऊपर है, लेकिन आईटी का जो असर है वो बाकी जगह पे भी होगा। तो यहाँ पर सोच कर समझ कर संभल कर जो है निवेश करना चाहिए। और मैं तो ये जो है सेबी की लाइन बोल रहा हूँ आपको, बट ये सेबी वाले सही कहते हैं। इस समय तो मैं विशेष रूप से बोलूँगा आपको सोच कर समझ कर, और जो भी निवेश इस समय कर रहे हैं ना, वो आप ये मान के चलिएगा कि आप उस निवेश को कम से कम 3 साल के लिए कर रहे हैं, तभी फ्रूटफुल होगा। अगला 1 से 1.5 साल अभी हमें लगता है कि और पेनफुल हो सकता है, जितना पेन अभी पीछे आया नहीं, क्योंकि अभी भी वैल्यूशंस लार्ज कैप के अंदर, और अगर हम BSE 500 की कंपनीज को भी देखें तो बहुत सस्ती कम वैल्यूशंस पर नहीं मिल रही हैं। वो भी ऐसे वैल्यूशंस पे नहीं है कि जहाँ पर वो अपनी अर्निंग्स के सामने इन वैल्यूशंस को जस्टिफाई कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।